बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा और दोपहर 3:30 बजे का वो समय होगा जब चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। आज दोपहर 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट डिसाइड की जाएगी कि आखिरकार कब ये चुनाव होने हैं। और फिर हम आपको बता दें कि यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है और उसका ऐलान भी इस मीटिंग में संभव है। संभवतः ये कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग में इलेक्शन कमीशन की जो 3:30 बजे मीटिंग है, इसी मीटिंग में शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 10 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी डेट भी अनाउंस कर दी जाए, उसके उपचुनाव जो है उसका ऐलान भी आज ही कर दिया जाए। तो आज दोपहर 3:30 बजे का इंतजार करना होगा इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है और इस निर्णय के मुताबिक कौन सी तारीख जो है वो मुकर्रर की जाती है इलेक्शंस के लिए, ये देखना होगा। चलिए, कम से कम चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की 3:30 बजे, जिससे ये पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कैसे होने वाले हैं। पिछले कई महीनों से 10 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव लंबित हैं, विधानसभा के चुनाव लंबित हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होंगे, नहीं हो पाए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के लोगों ने जुमलेबाजी की है, योजनाओं की बरसात की है, टोल की माफी की है, लाडली बहन योजना लाई है, अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी जी के नाम पर ट्वीट किया है, एक उम्मीद थी कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली थी, तो मतलब 28 नवंबर से पहले की स्थायी स्थिर सरकार बनवानी थी। लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, एक शंका होती है कि वैसी क्या हो पाएगी। क्या टीएन शेषन साहब के पद चिन्हों पर अभी के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी चल पाएंगे? वो भी एक उम्मीद जनता के मन में है कि अच्छा काम करके चुनाव आयोग दिखाए। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 12 लोगों को एमएलसी बनाने के लिए गवर्नर साहब के पास जब गुहार लगाई, प्रस्ताव भेजा, तो उन्होंने नहीं बनाया। और जब आज आचार संहिता लगने वाली है तो 12 बजे 7 लोग शपथ लेने वाले हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के कोटे में एमएलसी की। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय के आगे गुहार लगाएंगे। ये कैसे गंदी राजनीति है? न्याय दो तो सभी को दो, पूरा दो, ये आधा अधूरा न्याय नहीं चाहिए। हम चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कहने वाला है, उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है वो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होने वाली है। निर्वाचन आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और महाराष्ट्र की जनता जो पिछले 2-2.25 साल से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो जल्द आने वाला है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। इस सरकार के पीठ में छोरा भोंका गया। इस सरकार के जो 2 प्रमुख थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की और राष्ट्रवादी शरद पवार जी की, इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने बगावत की, विधायक ले लिए, पार्टी ले ली, पार्टी सिंबल ले लिया। हमने अपनी तरफ से चुनाव आयोग में आवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन अब जनता के अदालत में ये फैसला जाने वाला है। आने वाले समय में जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो हम भी जनता के बीच में अपनी जाके भूमिका रखेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख पक्षों के साथ गद्दारी हुई, महाराष्ट्र को किस प्रकार से अस्थिर करने का एक षड्यंत्र रचा गया। अब जनता जनार्दन उसके बारे में फैसला करेगी। चलिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ है, रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अखंड प्रताप शाही भी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुंबई का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र की अगर बात करें राजनीति की तो तमाम पार्टीज जो है अभी से काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही है। और बिल्कुल देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही महाराष्ट्र में लगातार कहीं एक दूसरे के बीच में वाद प्रतिवाद बिल्कुल शुरू, जो आपने सुना ही आपने किस तरीके से एक दूसरे के बीच में बड़े पैमाने ना हो, ईवीएम पर सही सटीकता रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमेशा से इलेक्शन कमीशन पर उठता रहा है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहाँ तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% कई बार बता चुका। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे।
थैंक यू। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक आपको जी, अभिषेक आप दोबारा से अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, जो राज्यपाल एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर शुरू हो गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं उन्होंने 7 नाम निर्देशित जो विधानसभा परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे जब सरकार थी उन्होंने 12 लोगों का नाम दिया था कि 12 विधान परिषद सदस्य चुन लिया जाए। जो चुनाव जो अधिकार होता है वह राज्यपाल को होता है, लेकिन उस वक्त भगत सिंह कोश्यारी थे, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज आनंद फानन में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इन 7 लोगों नाम दे दिया है जो कि महायुति की सरकार की तरफ भेजा गया था। इसको लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से चुनौती दी गई है कि आखिरकार किस तरीके एक तरफ चुनाव आचार संहिता लागू होने जा रही है, उसके पहले 12 बजे शपथ दिलाया जा रहा है। तो यह सबसे बड़ी एक इस वक्त की खबर है कि इसको लेकर एक बड़ा विवाद इस वक्त शुरू हो गया है कि 7 जो विधान परिषद के सदस्य को जो कि राज्यपाल ने नाम निर्देशित किया हुआ है उसको चुनौती अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दे दिया गया है। तो मतलब साफ कहने का कि देखिए, एक तरफ चुनाव आचार संहिता लागू होने जा रही है, 3:30 बजे लागू हो जाएगी, और उसके बाद से उसके पहले ही आप समझिए किस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। इसके पहले आपको बता दूं 2:30 बजे दोपहर में 2:30 बजे चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और अजीत पवार जो कि तीनों की पार्टियों की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, ये तीनों लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब साफ है कि यह सीटों को बंटवारे को लेकर बात होगी, और साथ ही साथ जो उन्होंने 2-2.5 सालों में महाराष्ट्र में काम किया है वो अपने उपलब्धियों को गिनाएंगे, ताकि कम से कम एक सरकार के हिसाब से आखिरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हो चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले, ताकि उस हिसाब से जनता को और किस तरीके से लुभा सके, किस तरीके से बात कर सके। तो ठीक पहले इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रहा है 2:30 बजे। तो तमाम वार पलटवार महाराष्ट्र में खास तौर से इस देखने को मिलेगा, और इस बात का जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश सिन्हा भी जुड़े हुए हैं झारखंड से। रजनीश, झारखंड का चुनाव तो कई ज्यादा पहलुओं में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल तमन्ना, देखिए फिर एक और चुनाव की घड़ी आ गई है और झारखंड में इस बार फिर से जोर आजमाइश होगी। किसकी सरकार बनती है? अभी यहाँ पर जो सरकार है झारखंड में वो इंडी गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से उठापटक हुई, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक नया समीकरण बनेगा। इंतजार सभी को 3:30 बजे चुनाव के होने वाले संवाददाता सम्मेलन का होगा, क्योंकि उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर डेट अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक सीटों का बंटवारा पूरी तरह से हुआ नहीं है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल हम लोगों ने खबर इंडिया डेली पर दिखाई थी कि कैसे जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन अपने कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा के अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया है। आज वहां पर सीटों के तालमेल को लेकर और कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा होनी है, उसको लेकर बैठक होनी है। तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। 809 के आसपास सीट मांगी है बीजेपी से। जेडीयू का भी मानना है कि 2 से ज्यादा सीट हमें मिलनी चाहिए। तो ये पूरा अभी जो बातचीत है जो पूरी तरह से वो चल ही रही है, और इस बीच चुनाव की जैसे ही घोषणा होगी झारखंड में गहमा गहमी बढ़ जाएगी। तमन्ना, बिल्कुल गहमा गहमी बढ़ जाएगी और कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव झारखंड में। लखनऊ से अखंड प्रताप शाही भी जुड़ गए हैं। अखंड, पारा तो वैसे गर्मी अगर देखी जाए तो लखनऊ में भी बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक जो गर्मी होती है लखनऊ में 12 महीने बनी रहती है, क्योंकि कहते हैं कि यूपी का जो चुनाव होता है वो दिल्ली का रास्ता तय करता है। हालांकि उपचुनाव है, तो क्या कुछ इस पर अपडेट? देखिए, ये उपचुनाव भले ही 10 सीटों पे हो रहे हों, लेकिन ये लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है 2027 का, जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है इसको लेके सारी पार्टियां, दोनों ही बड़े गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं। 2 सीटों पर वो अपनी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, जिनमें मिल्कीपुर और कटहरी सीट है अम्बेडकर नगर की और अयोध्या की। तो ये 2 सीटें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर ली है। 2 सीटें उन्होंने 2-2 सीटें दोनों डिप्टी सीएम को दी हुई हैं, और इसके अलावा 30 मंत्रियों का जंबो कैबिनेट जो है, जंबो टीम जो है, वो अलग अलग सीटों पे रोटेशन के आधार पे वहां का मिजाज समझ रही है, और वहां पे कैंडिडेचर को लेके भी वो फाइनल लिस्ट बना रही थी, जिसको लेके मीटिंग भी हो चुकी है, दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सभी दावे कर रहे हैं कि हाँ, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अंदरूनी खाने में जो चल रहा
रहा है, वो प्रेशर गेम भी साथ साथ चल रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटों पे कैंडिडेचर घोषित कर दिया गया। कांग्रेस की कोशिश ये है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, वो कम से कम बराबरी पे आना चाहती है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसके बीच में आज अगर ऐलान हो जाता ऐलान है, होगा और 3:30 बजे का इंतजार करना होगा और उसके बाद तय होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है और क्या चुनाव की तारीखें निकली हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।